तो हेडिंग डालिए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, हमने आपको न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पढ़ाया था। उस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में हमने दो टर्म यूज किए थे, अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड। हमने कहा था तीन न्यूट्रॉन जो निकल रहे हैं एक यूरेनियम के फिजन से, ये तीन यूरेनियम न्यूक्लियाई को से इंटरेक्ट करेंगे, 9 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, वो 9 का फिजन करेंगे, 27 का फिजन होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी और सारा का सारा जो फिजनेबल मटेरियल है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड खत्म हो जाएगा। वो तो थी अनकंट्रोल्ड। उसके साथ हमने कहा था अगर हम किसी तरह से जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं इनमें से 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सके तो चेन रिएक्शन कांस्टेंट रेट पे आगे बढ़ेगी और इसे हम पीसफुल पर्पसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। एक चीज पिछले लेक्चर में हमने और बताई थी आपको कि सारे न्यूट्रॉन फिजन नहीं करवा सकते, सिर्फ वही न्यूट्रॉन फिजन करवाते हैं जो स्लो मूविंग होते हैं और उन्हें नाम दिया था थर्मल न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर is a powerful device. Nuclear reactor is a powerful device in which nuclear energy is utilized for constructive purposes. Constructive purposes. It is based on controlled nuclear chain reaction. Controlled nuclear chain reaction. Construction. The main parts of a nuclear reactor are, अब जरा मेन पार्ट सुन लें, न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम, यूरेनियम 233, ये फ्यूल की तरह यूज होते हैं, इनका फिजन करवाया जाता है। तो न्यूक्लियर फ्यूल समझ में आ गया क्या है? वो मटेरियल जिसका फिजन करवाया जाएगा। दूसरा मॉडरेटर, क्या काम है मॉडरेटर का? फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करना। तीसरा है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स का काम है एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक। अगला है कूलेंट। कूलेंट क्या है? जो अंदर की हीट एनर्जी को बाहर लेके जाएगा। इसके लिए वाटर, हैवी वाटर, सोडियम वेपर्स वगैरह का यूज करते हैं, जो अंदर हीट प्रोड्यूस हुई इसे बाहर लेके जाना है। और लास्ट है प्रोटेक्टिंग शील्ड, क्योंकि जब फिजन होता है तो गामा रेडिएशन एमिट आउट होते हैं जो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। इन्हें रोकने के लिए एक बहुत मोटी कंक्रीट की वॉल बनाई जाती है। पूरा एक तरीके से जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो पैक होता है एक बॉक्स के अंदर जो कंक्रीट का बना हुआ होता है और जिसकी दीवार
करीब करीब 2.5 मीटर थिक होती है। 2.5 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। तो समझ में आ गया मेन क्या क्या है। न्यूक्लियर फ्यूल, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स, कूलेंट, प्रोटेक्टिंग शील्ड, ये 5 मेन पार्ट हैं। लेकिन नंबर 1, न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल, it is a fissionable material. It is a fissionable material to be used for the fission process to take place. For the fission process to take place, generally uranium 233, uranium 235, plutonium 239, plutonium 239 are used. Generally, uranium oxide pellets, PALLET, pellets are inserted end to end into long hollow metal tubes constituting the fuel rods, constituting the fuel rods। तो यूरेनियम ऑक्साइड के जो पैलेट्स होते हैं उन्हें मेटेलिक ट्यूब में बंद कर देते हैं, और ये मेटेलिक ट्यूब रिएक्टर में उसी तरह से फिट होती हैं जैसे किसी रिवॉल्वर में बुलेट्स फिट करी जाती हैं। उसमें फिट होती हैं, एक सिस्टम होता है, उसे अंदर ले जाता है, और इन्हीं का जब फिजन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। नंबर 2, मॉडरेटर। The use of moderator, is to slow down the fast moving neutrons, slow down the fast moving neutrons। कैसे स्लो डाउन करता है ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। हमने कहा था ये प्रोटॉन रिच मटेरियल होते हैं। जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। लेकिन हैवी वाटर, ग्रेफाइट, ड्यूटेरियम, पैराफिन are used as moderator। नेक्स्ट है कंट्रोल रॉड्स। बोरॉन रॉड्स नहीं, कंट्रोल रॉड्स। दे हैव कैपेबिलिटी टू कैप्चर द
स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जनरली कैडमियम और बोरॉन rods are used for this purpose, are used for this purpose. They are used to control the rate of reaction. क्या होता है जब रॉड्स को अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने लगती है, रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता है। जब इन्हें थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, कम न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। इसके साथ साथ कुछ इमरजेंसी रॉड्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें अचानक अगर हमें शट डाउन करना पड़े न्यूक्लियर रिएक्टर को तो वो कर सके। अभी कुछ साल पहले जापान में जब सुनामी आई थी तो उसका न्यूक्लियर रिएक्टर उसकी चपेट में आ गया था और उसमें बहुत नुकसान हुआ था, बहुत लोग भी मारे गए थे, बहुत एरिया में रेडिएशन भी फैल गया था, क्योंकि वो शट डाउन नहीं कर पाया था। शट डाउन क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि इमरजेंसी रॉड्स अंदर को धकेल नहीं पाया। अब इमरजेंसी रॉड्स को क्यों नहीं धकेल पाया? क्योंकि जो पावर सप्लाई करने वाला सिस्टम था, जनरेटर्स थे, जो सुनामी का पानी था, समुद्र का पानी, वो सबसे पहले उस जगह पहुंच गया जहां पे जनरेटर्स थे। तो पावर सप्लाई कट हो गई। पावर सप्लाई कट होने से न्यूक्लियर रिएक्टर बंद नहीं किया जा सका। अगर वो बंद किया जाता तो कोई नुकसान नहीं था। तो इमरजेंसी रॉड्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिख ले। इन एडिशन टू कंट्रोल रॉड्स, reactors are provided with safety rods which can be used for emergency closing of reactor. Emergency closing of reactor. Number 4, coolant. They are used to carry out the heat produced in the reactor water at very high pressure. At very high pressure को जरा अंडरलाइन कर लें, कॉमा हैवी वाटर, कॉमा सोडियम वेपर, are used to transfer the heat वेरी हाई प्रेशर क्यों कहा है हमने? पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो अगर नॉर्मल प्रेशर पे पानी को सप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हीट रिमूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर जाएगा वो। तो प्रेशर हाई करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट को वो ट्रांसफर कर पाता है। और हीट का ट्रांसफर होता है थ्रू एन एक्सचेंज प्लेट। एक प्लेट होती है थिक कॉपर प्लेट, उसके इस तरफ स्टीम होती है या बनती है, और इस तरफ न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर से आने वाला गर्म पानी उससे टकराता है। क्योंकि जो रिएक्टर के अंदर से गर्म पानी आ रहा है उसके अंदर रेडिएशंस हैं। अगर वही पानी बाहर आके मिल जाएगा तो रेडिएशन फैल जाएगा। तो हीट का ट्रांसफर होता है थ्रू कंडक्टिंग प्लेट, एक्सचेंज प्लेट। लिख लें, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड in a heat exchanger। हीट एक्सचेंजर बोल दिया, होता क्या है समझ गए। हीट एक्सचेंजर जहाँ हीट का एक्सचेंज होगा। कैसे एक्सचेंज होगा? एक मेटल प्लेट है, इसके एक तरफ गर्म पानी टकरा रहा है, प्लेट गर्म हो रही है, हीट को इधर ट्रांसफर कर रही है, हीट एक्सचेंजर। दिस हीट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस superheated steam which is used to run the turbine। सुपरहीटेड स्टीम क्या होती है? स्टीम का फॉर्मेशन 100 डिग्री सेल्सियस पर शुरू हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम का बनती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। अब उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर दें, 500, 600, 1000 कर दें, तो उसके अंदर लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। ऐसी स्टीम को कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम। ठीक। नंबर 5, प्रोटेक्टिंग शील्ड। प्रोटेक्टिंग शील्ड। द entire reactor is enclosed with the concrete walls about 2.5 meter thick। 2.5 meter thick, so that the gamma radiations produced during fission do not come out। Do not come out। नेक्स्ट लिखें, वर्किंग। लिखें, द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स cause the fission of fuel which is performed in a controlled manner। Which is performed in a controlled manner। देख लिया, कंट्रोल्ड मैनर समझ गए जी, कंट्रोल रॉड्स का यूज करके।
energy is released which is taken out with the help of coolant, with the help of coolant. देख लो, uses, number one, they are used in electric power generation. Number two, nuclear reactors are used to produce radioisotopes which are used in medicine, agriculture, industry. अगला, they are used to produce high energy neutron beam, which is used in the treatment of various disease. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको एक शब्द सुनने में लग गया होगा कि अरे इसमें क्या है। न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करना बहुत मुश्किल काम है। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर लेंगे आप, प्रोटॉन्स को कर लेंगे, अल्फा पार्टिकल्स को कर लेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन को कैसे एक्सेलरेट करेंगे? न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, इन पे तो चार्ज होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इनका तो एक्सेलरेशन पोटेंशियल डिफरेंस से हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स का एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। तो इस मेथड से जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन निकलते हैं फिजन में, उनका यूज किया जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट है बहुत। एक लाइन नहीं समझने की, बस कह दिया जी हाई स्पीड न्यूट्रॉन बीम इज ऑब्टेन्ड। हाई स्पीड न्यूट्रॉन बीम ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि उस पर पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। अगला, दे कैन बी यूज्ड। अब ये लिखा हमने कैन बी यूज्ड, ये सर से चल रही है, जब हो जाएगा तब हो जाएगा। दे कैन बी यूज्ड फॉर द propulsion of ships, aircraft, सबमरीन्स। अभी शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को तो न्यूक्लियर एनर्जी पे रन नहीं किया जा सका है, लेकिन सबमरीन्स तो बन चुकी हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से, एटॉमिक एनर्जी से चलती हैं। इवन इंडिया के पास भी हैं, रशिया से शायद लिया था या जर्मनी से, लेकिन है इंडिया के पास। तो सबमरीन्स में तो यूज़ हो रहा है। बाकी शिप्स पे, एरोप्लेन और ऑर्डिनरी व्हीकल्स इस पर कब रन किए जा सकेंगे पता नहीं है, इसीलिए लिखवाया कैन बी। ठीक है जी।
बाकी जनरल नॉलेज के लिए अगर लिखना चाहो तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में हैं तो महाराष्ट्र में तारापुर में है, राजस्थान में कोटा में है, यूपी में नरोरा है एक जगह वहाँ है, और तमिलनाडु में कालापक्कम में है। ये जनरल नॉलेज के नाम हो गए। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के नाम हैं इंडिया में जो हैं ज़र्लिना, अप्सरा, कनाडा इंडिया रिएक्टर CIR, कनाडा इंडिया रिएक्टर, ध्रुव और पूर्णिमा। तो जनरल नॉलेज भी आपकी पूरी करवा दी। डालें हेडिंग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। जो ये नॉर्मल रिएक्टर है इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? एक तो इनके लिए इनरिच्ड फ्यूल चाहिए, प्योर फ्यूल चाहिए, जिसे ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल है। दूसरा स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स का भी यूज कर लेते हैं। लिख लें, दे आर थोरियम और नेचुरल यूरेनियम। दे यूज थोरियम और नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल एलिमेंट्स। नेचुरल यूरेनियम में मैं आपको बता चुका हूं 99% से भी ज़्यादा यूरेनियम 238 होता है। बहुत थोड़ा सा यूरेनियम 233 और बहुत थोड़ा सा यूरेनियम 235 होता है। When fast neutrons strike uranium fuel, in a reactor, it converts into uranium 239, uranium 239 which is radioactive, emits a beta particle, जरा देख ले पहले इतना। नेचुरल यूरेनियम का यूज किया, नेचुरल यूरेनियम का मतलब यूरेनियम 238 मानो। और इसके लिए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से इसका फिजन हो जाता है। और फिजन होता ही नहीं, खैर हमने क्या कहा, एब्जॉर्ब हो जाता है न्यूट्रॉन, इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। और एब्जॉर्ब होने के बाद ये बन जाता है यूरेनियम 239-92, जो कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो एक बीटा निकालेगा, बीटा निकाल के प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो प्लूटोनियम बना ये भी अनस्टेबल है। एक अल्फा एमिट आउट करेगा और ये यूरेनियम अल्फा एमिट आउट करेगा, अभी नहीं करेगा, अभी तो प्लूटोनियम बना है, नेपच्यूनियम
प्लूटोनियम नहीं बना, नेपच्यूनियम बना है। ये नेपच्यूनियम बना है। फिर से एक बीटा निकाला, अब बना है प्लूटोनियम। और इसने अभी अल्फा निकाला, अब हमें मिल गया मेन जो हुआ करता था, जिसका फिजन करवाया जाता है। तो शुरुआत में हमने कहा था एटम बम बनाने के लिए एक तो प्योर यूरेनियम 235 चाहिए, जिसे ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल काम है। वर्ल्ड में कुछ ही कंट्रीज हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। तो दूसरा रास्ता निकल के आ गया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, कि जो नेचुरल यूरेनियम है उसी को ही यूरेनियम 235 में कन्वर्ट कर लिया गया। देख लो उसे। तो हमने आपको न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा दिया। एक लेक्चर और बचता है न्यूक्लियर फ्यूजन का, ठीक है। इसका आज टॉपिक खत्म हो जाएगा। लिख लो उसे।